नमस्कार। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, एक ऐसे योद्धा और विद्वान जिन्होंने ताकतवर मुगल सम्राट औरंगजेब को सीधी चुनौती दी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके शासन, उनके संघर्षों और हाँ, उस असाधारण बलिदान पर केंद्रित है जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और उनकी कहानी का वो शिखर बिंदु, जब औरंगजेब के सामने मौत को चुन लिया पर धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल, उनका वो दृढ़ कथन, मेरा सिर कट सकता है, धर्म नहीं, आज भी गूंजता है। तो आज की ये जो चर्चा है, इसमें हम संभाजी महाराज के शासनकाल की मुख्य घटनाएं देखेंगे। हाँ, उनकी जो प्रतिभा थी, सिर्फ योद्धा नहीं, कई भाषाएं जानते थे वो। संस्कृत, मराठी, हिंदी, यहाँ तक कि फारसी और अरबी भी। औरंगजेब के साथ उनका जो संघर्ष था, उनकी गिरफ्तारी और फिर वो बलिदान और उसकी विरासत, इन सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अप्रैल 1680 से। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। औरंगजेब को लगा होगा कि अब मराठा साम्राज्य जो स्वराज्य के लिए लड़ रहा था, वो शायद बिखर जाएगा। बिल्कुल यही उम्मीद थी, लेकिन संभाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद पासा पलट गया। सही कहा, बल्कि उनके नेतृत्व में मराठा शक्ति और भी मजबूत हुई, ज्यादा आक्रामक हुई। हाँ, ये औरंगजेब के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था और उनकी काबिलियत सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने कहा, भाषाओं की ज्ञाता थे, संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, अरबी। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, इससे उन्हें मुगल दरबार की राजनीति, उनकी चालें समझने में मदद मिलती थी। हाँ, और ये उनके फैसलों में दिखता भी है। जैसे 1681 में बुरहानपुर पर हमला। हाँ, उसे अक्सर सिर्फ लूटपाट समझा जाता है। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक चोट थी, मुगल सत्ता के केंद्र में जाकर ये दिखाना कि मराठा अब ज्यादा ताकतवर हैं। ये एक सीधी चेतावनी थी। बिल्कुल। और चुनौती सिर्फ जमीन पर नहीं थी, गोवा में पुर्तगालियों से भिड़े, जंजीरा के सिद्धियों से भी लोहा लिया। ये सब स्वराज्य की सीमाओं को, खासकर समुद्री सीमाओं को महफूज करने की कोशिश थी। हाँ, और मराठा नौसेना को मजबूत करने का प्रयास भी था। लेकिन जब सीधी लड़ाई में संभाजी महाराज को हराना मुश्किल हो गया, तो फिर औरंगजेब ने षड्यंत्र का सहारा लिया, जैसा अक्सर होता है। हाँ, और यहीं से कहानी में वो दुखद मोड़ आता है। फरवरी 1689, संगमेश्वर। संभाजी महाराज अपने खास सलाहकार कवि मित्र कवि कलश के साथ थे। कुछ गुप्त योजनाओं पर बात हो रही थी। और तभी कहा जाता है कि एक मराठा सरदार के विश्वासघात की वजह से मुगलों को उनके ठिकाने का पता चल गया। हाँ, और फिर मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने तेजी से हमला करके उन्हें और कवि कलश को बंदी बना लिया। ये मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका था। फिर उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी, दरबार में इज्जत भी मिलेगी। शायद उसे लगा कि मौत का डर देखकर संभाजी महाराज झुक जाएंगे। पर उन्होंने वही जवाब दिया, मेरा सिर कट सकता है, धर्म नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनके चरित्र, उनके उसूल और स्वराज्य के प्रति उनकी निष्ठा का सबूत था। इस इनकार के बाद, जैसा कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, उन पर बहुत जुल्म हुए, अमानवीय अत्याचार। हाँ, आंखों में गरम सलाखें डालना, जबान काटना, धीरे धीरे अंगों को भंग करना, ऐसी बातें दर्ज हैं। ये क्रूरता की हद थी। इतनी पीड़ा, इतना अपमान सहकर भी संभाजी महाराज अपने धर्म, अपने आदर्शों पर टिके रहे, हिले नहीं। और अंत में 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में कवि कलश के साथ उनका वध कर दिया गया। उनके शरीर का भी अपमान किया गया। लेकिन कहते हैं कि कुछ वफादार मावड़ों ने, मतलब वीर मराठा सैनिकों ने, गुप्त रूप से उनके अवशेष इकट्ठे किए और पास के वड़ू बुद्रुक गांव में उनका अंतिम संस्कार करके एक समाधि बनाई। लेकिन संभाजी महाराज का यह बलिदान बेकार नहीं गया। इसने मराठाओं के अंदर प्रतिरोध की आग को और भड़का दिया। बिल्कुल। औरंगजेब जो दक्कन जीतने आया था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी करीब 20 साल यहीं फंसा रहा। और 1707 में यही उसकी मौत हुई। वो मराठों को कभी पूरी तरह दबा नहीं पाया। सच तो ये है कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा संघर्ष और तेज हुआ। उनके भाई राजा राम, फिर महारानी ताराबाई, इनके नेतृत्व में मराठों ने न सिर्फ स्वराज बचाया, बल्कि अगले दशकों में
पूरे भारत में अपना असर फैलाया। और वडू में जो उनकी समाधि है वो आज भी राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की प्रेरणा देती है। तो संक्षेप में कहें तो छत्रपति संभाजी महाराज का असर सिर्फ उनकी लड़ाइयों या शासन तक ही नहीं है। हाँ, उनका साहस, उनका ज्ञान और सबसे बढ़कर धर्म, स्वराज और इंसानियत की गरिमा के लिए उनका वो सर्वोच्च बलिदान, वो उन्हें इतिहास में एक खास जगह देता है। उनका जीवन और उनका अंत सोचने पर मजबूर करता है बिल्कुल। और शायद एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि कैसे किसी एक व्यक्ति का चरम बलिदान, जो उस वक्त शायद एक राजनीतिक या सैन्य हार लगे, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का, एकता का और प्रतिरोध का इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। क्या इस तरह की नैतिक और प्रतीकात्मक विरासत किसी भी वक्त की भौतिक जीत से ज्यादा टिकाऊ और असरदार नहीं होती? ये सोचने वाली बात है।